जी नमस्कार। फिर एक बार सवाल खड़ा होगा कि मैं किस विषय का विद्यार्थी हूँ, लेकिन चाहे विद्यार्थी जिस भी विषय का हूँ, निवेदन केवल इतना है कि आप मेरी बात सुनने का कष्ट करें, क्योंकि प्रमाण पत्र से केवल कोई किसी विषय का विद्यार्थी नहीं होता और विषयगत ज्ञान का कोई हेतु और अर्थ भी नहीं होता। ज्ञान और विद्या विज्ञान के संदर्भ में समग्रता में सोचने और विचारने का विधान हमारे श्रेष्ठ लोगों ने, ऋषियों मुनियों ने, और इस विधा को ठीक से समझने जानने वालों ने बताया है। दो 2011 में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री, आज मैं चर्चा आप सबसे करूंगा भारत की अर्थव्यवस्था और उसके आधार पर। कई दिनों से हमारे कई शुभेच्छु इस विषय पर बात करने की बात कर रहे थे। मैं 2011 में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने गया तो सामान्य बातचीत में उन्होंने एक उदाहरण बताया कि जब मैं अपने विधायक दल का नेता चुना गया तो हमारी पार्टी के जितने भी विधायक थे उन सबकी मैंने एक बैठक बुलाया और बैठक में मैंने सबको जलपान पर आमंत्रित किया था। सायंकाल का 4:30 बजे का समय था और जलपान में सबसे पहले सबको दो शुद्ध घी की सोन पापड़ी एक प्लेट में रखकर कांटा चम्मच और सादा चम्मच दोनों सबको सर्व किया गया और एक एक गिलास पानी। अब मैं ध्यान से सबका चेहरा और मुंह देख रहा था, क्योंकि मैं गांव देहात में पैदा हुआ पला बढ़ा था और उम्र के अगले पड़ाव में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ 40-45 तो शहर भी आ गया, तो शहर भी ठीक से समझने और जानने लगा। तो मैं सबके चेहरे को पढ़ रहा था। उस चेहरे के पढ़ने में मुझे अंदर से हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था और अनेक प्रकार के मन के भाव प्रकट हो रहे थे। लेकिन कुल का मतलब और आशय यह था कि कुछ लोग हमारे विधायक बंधु ऐसे थे जिन्होंने कांटे चम्मच से उस सोन पापड़ी पर दबाव देना शुरू किया और कई भाइयों के प्लेट, चम्मच, सोन पापड़ी, गिलास सहित सब मेज के नीचे पसर गया, बहरा गया, टूट गया और जिनका गिरा और टूटा उनको सब लोग ध्यान से देखने लगे। उन्होंने जब ये कथा बताया तो उस पूरी कथा की चर्चा करने का यहाँ औचित्य नहीं है, समय अधिक लगेगा। लेकिन एक बहुत विकट समस्या भारत में कम से कम है कि हम अपनी वास्तविकता में, अपनी सहजता में नहीं रहना चाहते हैं। दिखावा हमको इतना पसंद है कि अगर हम चम्मच से नहीं खा सकते तो हमको हाथ धुल के हाथ से खाने में हर्ज क्या है। हम अपने सहज व्यवहार, वास्तविक व्यवहार, अपने संस्कार से जो हमको प्राप्त हुआ वह व्यवहार छोड़कर हम बाकी सब कुछ व्यवहार करते रहना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल से भारत की अर्थव्यवस्था शुरू होती है। अर्थव्यवस्था का आशय भारत का व्यक्ति और दुनिया का व्यक्ति अर्थशास्त्र से समझ लेता है। यह सबसे बड़ी नादानी और अदूरदर्शिता का लक्षण है। जब हम अर्थव्यवस्था शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा और सटीक अर्थ होता है अर्थ की व्यवस्था या व्यवस्था का अर्थ। अर्थ की व्यवस्था का अर्थ है कि हमारे पास जितना अर्थ है हम उसके अनुसार अपनी व्यवस्था करेंगे या हमारी जो व्यवस्था चल रही है
उस व्यवस्था के लिए हमको कितना अर्थ चाहिए। इन दोनों बातों में बहुत मूलभूत अंतर है। अर्थव्यवस्था की जब हम चर्चा करेंगे तो सतही अर्थशास्त्र की हम चर्चा करके उस समस्या और उस वास्तविकता और उसके अस्थायी समाधान तक नहीं पहुंच सकते। हम केवल सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की चर्चा करेंगे, हम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय की केवल चर्चा करेंगे तो हम उस वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते। इसका कोई अर्थ नहीं है। ये केवल अर्थशास्त्र के एक दिखावटी मानदंड हैं और इन दिखावटी मानदंड के चक्रव्यूह में और उन्हीं की संगणना और आंकड़े में फंसकर वास्तविकता से हम निरंतर दूर चले जाते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ, हमारे पास जो अर्थ है उसके अनुसार व्यवस्था चाहिए, अथवा हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमको अर्थ चाहिए। हमारी जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था का अर्थ है कि हम गांव में हम 7-8 लोगों के साथ एक मकान में रहते हैं। उस मकान में रहने वालों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा, शिक्षा आदि की, यात्रा की, संचार की आज के समय में कितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार हमको वह आवश्यकता हमारी पूरी होगी। अब उस आवश्यकता को पूरा करने का कार्य, मार्ग, रास्ता चाहे जो भी हो, फिर हमारे पास, हम चाहे जहां रहते हो, हमको चाहे जो आवश्यकता है, लेकिन महीने में हमको 10,000 की आवश्यकता है हमारी व्यवस्था के अनुसार, लेकिन हमारे पास अर्थ 1 लाख है तो हमको व्यवस्था 1 लाख के अनुसार करनी है। यह धारणा और यह मनोविज्ञान, इस परिस्थिति ने दुनिया में इतनी समस्याएं खड़ा किया है कि अर्थशास्त्र को लेकर और उससे आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था को लेकर अनेक प्रकार के संकट दुनिया में भी और भारत में खड़े हुए हैं। और वे संकट मंदियों के रूप में हम उसकी चर्चा करने लगते हैं। मंदियों की जब हम चर्चा करते हैं तो हम चर्चा करने लगते हैं ब्याज दरों की, हम चर्चा करने लगते हैं टैक्स की, महंगाई की, आय के सृजन में गिरावट की हम चर्चा करने लगते हैं, बचत में गिरावट की चर्चा करने लगते हैं, आयात निर्यात की चर्चा करने लगते हैं, लाभ हानि की हम चर्चा करने लगते हैं। इन विषयों का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। अर्थव्यवस्था को जब से हमने अर्थशास्त्र समझ लिया, तभी से सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उपस्थित हुई हैं। और इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसको दूर करने के उपाय और मार्ग क्या हैं, इसको हमको ठीक से समझने और जानने की आवश्यकता है। और एक बहुत दूसरा और जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दा इससे जुड़ता है, और वह मुद्दा, विषय इस आधार पर जुड़ता है कि इस व्यवस्था ने, जब हमने अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र समझा, अर्थशास्त्र के एक भाग को समूचा अर्थव्यवस्था समझ लिया, तब से हमारे सामने एक समस्या, एक विकट विचार आया कि हम चीजों का सेक्टोरल इंटरप्रिटेशन करने लगे, हम खंडों में उसका विश्लेषण करने लगे। खंडों में विश्लेषण करने लगे तो हम उन खंडों के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के आदी हो गए, और वस्तुओं और सेवाओं के आदी होने के कारण वस्तुओं और सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर अपने व्यवस्था को संचालित करने का प्रयत्न करने लगे। इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर गांव और नगरों का भेद सेक्टर बनना आरंभ हुआ। इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था के आधार पर, सुविधा और उपलब्धता के आधार पर नगरों का और गांव का ही भेद नहीं हुआ, गांव में भी विभिन्न श्रेणियों के गांवों का निर्माण हुआ, विपणन केंद्रों का निर्माण हुआ,
नगरों में बड़े महानगरों का निर्माण, छोटे नगरों का निर्माण, कस्बों का निर्माण आदि इसी सेक्टोरल एनालिसिस के कारण आरंभ हुआ। और इसी आरंभ होने के कारण व्यक्ति अधिकतम सेवा और सुविधा, अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जहां है उस तरफ आकर्षित होना आरंभ हुआ। और जब उस तरफ आकर्षित होना आरंभ हुआ तो उन वस्तुओं और सेवाओं के तरफ भी उसका आकर्षण बढ़ता गया। और उस आकर्षण के कारण उसकी जो अपनी निजी व्यवस्था थी, उस निजी व्यवस्था से आगे बढ़कर वह उन वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए बेचैन और व्यग्र व्याकुल होने लगा। इसी बेचैनी, व्यग्रता और व्याकुलता ने व्यक्ति को, अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र समझ लेने के लिए विवश किया। और उसकी इसी व्यवस्था को, उसी व्यवस्था ने व्यक्ति के अंदर यह भाव भी पैदा कर दिया कि बचत का कोई मूल्य नहीं है, आय और व्यय के अनुपात के संयोजन का कोई मूल्य नहीं है। हमको वस्तुएं और सेवाएं चाहिए और वस्तुओं और सेवाओं को हम किसी भी कीमत और किसी भी अवस्था में हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह भाव उसके मन में निरंतर बढ़ता गया और इस कारण जो सेल्फ सस्टेनेंस का विषय था, अपने ऊपर आत्मनिर्भर करने का विषय था, हमारी जितनी आय है हम उतना ही व्यय करेंगे, इस पर जब हमारी निर्भरता थी, इसके अनुसार हम अपनी व्यवस्था संचालित करते थे। हम मांग और आपूर्ति के संयोजन के आधार पर कार्य करते थे। हम मांग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीजों का सृजन करना, ऐसे विपणन का कार्य करना, ऐसे विज्ञापन का कार्य करना हमने आरंभ कर दिया, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बाजार और बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपनी निर्भरता ऐसी बढ़ा ली कि उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों ने उनकी मांग न होने पर मांग का कृत्रिम वातावरण सृजन करना शुरू कर दिया। और उस मांग के कृत्रिम वातावरण सृजन करने के कारण अनेक प्रकार की विसंगति आई। और यह विसंगति, इस विसंगति का आरंभ जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, नगरीय सभ्यता की भी बात करते हैं, उस समय नगरों और गांवों का आपसी साहचर्य, आपसी समन्वय, आपसी सौहार्द दूसरी किस्म का था। वो परस्पर निर्भरता थी, यानी नगर में जो उपलब्ध है, नगर उसको गांवों को उपलब्ध कराते थे और गांव में जो उपलब्ध है उसको नगरों को उपलब्ध कराया जाता था। न कि नगरों में उपलब्ध अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं के लिए वो गांव आकृष्ट होकर इधर आने लगे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो भारत में व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी था और ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले महाजनपद काल में भी व्यापार की अकूत संभावना थी। 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 18वीं शताब्दी में दुनिया की चीन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जो परिदृश्य बदला, उस परिदृश्य के कारण हमको समय के संदर्भ में अर्थशास्त्र का नहीं, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटकर समझने की आवश्यकता है। एक अंग्रेजों के पूर्व की भारत की अर्थव्यवस्था, एक अंग्रेजों के काल की भारत की अर्थव्यवस्था, और तीसरा अंग्रेजों के बाद की भारत की अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों के पहले की भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार देखिए क्या था। वह आधार यह था कि गांव में जिस व्यक्ति के यहां गेहूं होता था
और जिस व्यक्ति के यहाँ दूध होता था, जिस व्यक्ति के यहाँ सब्जी होती थी, जिस व्यक्ति के यहाँ दाल होती थी, जिस व्यक्ति के यहाँ चावल होता था, वह सब आपस में आत्मनिर्भर थे, क्योंकि जो उनके पास नहीं था उसके लिए वे दूसरे पर निर्भर करते थे। दूध वाला गेहूं वाले को दूध देता था, उससे गेहूं प्राप्त करता था। दाल वाला दूध वाले को दाल देता था, उससे दूध प्राप्त करता था। सब्जी वाला सब्जी गेहूं वाले को देता था, गेहूं वाले से सब्जी लेता था। इस तरह से चावल वाला गेहूं वाले को चावल देता था, गेहूं वाले से। यह जो गांव का आपसी आत्मनिर्भरता और स्वदेशीपन का भाव था, उस स्वदेशीपन के भाव ने हमने और दुनिया ने अर्थव्यवस्था को जब से अर्थशास्त्र समझ लिया, तब से हमने बहुत सारी गलतियां करना आरंभ किया। और अंग्रेजों के पूर्व काल में भारत की अर्थव्यवस्था इस बात पर आधारित थी कि हम अपने प्राथमिक आवश्यकताओं यानी भोजन, वस्त्र और मकान, भोजन, वस्त्र और मकान, यह हमारी मूलभूत आवश्यकता थी। और इसकी समूची और समुचित व्यवस्था हम अपने स्थान पर रहकर कर सकते थे। हम चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था अपने स्थान पर रहकर कर सकते थे। हमको और जो भी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं का उपयोग हम अपने स्थान पर रह के कर सकते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए भारत में, तो उन अंग्रेजों ने इसको व्यवसाय और व्यापार का स्वरूप, अर्थव्यवस्था को व्यवसाय और व्यापार से जोड़ दिया, उसको लाभ हानि से जोड़ दिया। अर्थात दूध वाला अगर 1 लीटर दूध किसी को देता है, तो दूध का मूल्य तो 50 रुपया हुआ, और इसलिए वो सामने वाले से 1 ही किलो चावल नहीं लेगा, क्योंकि चावल तो 25 रुपया किलो है। इसलिए 1 लीटर दूध देकर तुम उससे 2 किलो चावल लेना चाहिए तुमको। अगर तुमने किसी को 100 रुपए किलो दाल है, तो तुमने 2 लीटर दूध दिया, तब 1 किलो दाल पाने का अधिकारी हो। इसलिए अंग्रेज जब आए, तो भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ हानि के तराजू पर तौलना और उसको विवेचन विश्लेषण करना आरंभ कर दिया। और इसी कारण भारत में अंग्रेजों के समय भी योजनाओं में, कार्यों में, नियोजन प्रणाली में अर्थशास्त्र को जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया। नियोजन कम स्थान, कम समय और कम मूल्य पर जो कार्य संपादित हो, वह सर्वोत्कृष्ट नियोजन होता है। कम स्थान, कम समय और कम श्रम, कम पूंजी में जो कार्य संपादित हो जाए न्यूनतम, वह जो संपादित करता है वो सर्वश्रेष्ठ नियोजक होता है। इसमें पूंजी केवल 1 भाग है, 1/3, और हमने नियोजन में संपूर्ण दायित्व, उत्तरदायित्व अर्थशास्त्र को दे दिया। और अर्थशास्त्र ने समूची अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया, और अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक हेतु था कि अर्थ के अनुसार व्यवस्था चाहिए, अर्थात और अथवा व्यवस्था के अनुसार हमको अर्थ चाहिए, इस मूल और वास्तविक भाव को अर्थशास्त्र ने तिरोहित कर दिया। अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों ने तिरोहित कर दिया। तथ्य और आंकड़े वास्तविकता को समझने का केवल सूक्ष्म आधार प्रदान करते हैं, वह वास्तविक समस्याओं के समाधान तक आपको नहीं ले जाते। इस बात को हमको समझना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारी जो अपनी आत्मनिर्भर, स्वदेशी, स्वावलंबन, परस्परावलंबन पर आधारित अंग्रेजों के पूर्व की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र नहीं थी, उसको अंग्रेजों ने व्यापार, वाणिज्य और लाभ हानि से, मांग आपूर्ति के संतुलन से, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से निर्धारित करना आरंभ कर दिया। और इसीलिए भारत से वो कच्चा माल अपने यहां ले जाते थे, और वहां से उस माल को तैयार करके
₹10 में सामान ले गए, ₹200 किलो अगर वो गन्ना ले गए, उससे उन्होंने 505 किलो अगर चीनी बनाया, तो उसके सीरे का भी उपयोग किया, खोई का भी उपयोग किया, उससे लीकर बनाने में प्रयोग किया, और इस प्रकार उस ₹200 क्विंटल गन्ने से उसने 500, 700, ₹800 कमाना आरंभ कर दिया। 1 किलो आलू जो हम ₹10, ₹15 किलो खरीदते हैं, उस किलो को हम चिप्स, अंकल चिप्स बना के 1 किलो में 15 पैकेट बनाया, और एक एक पैकेट 20-20 रुपया किलो बनाकर हमने ₹300 में उसको बेच दिया। यह जो बाजारवाद, विपणनवाद का वातावरण अंग्रेजों ने भारत में सृजन किया, भारत की अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र में तब्दील करने का प्रयत्न किया, अर्थ केंद्रित तब्दील किया। अर्थव्यवस्था का केवल 1/3 हिस्सा अर्थशास्त्र है, लेकिन हम समूची अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र समझ लेते हैं। और उसके बाद की जो समस्या अपने देश में खड़ी हुई, देश जब आजाद हुआ, और देश जब आजाद हुआ तो एक विकट समस्या भारत में आई कि सारी चीजों को अंग्रेज जैसे, जब आप व्यापार वाणिज्य करना आरंभ करते हैं, लाभ हानि के तराजू पर तौलने की कला आप में आती है, तो आप वस्तुओं और सेवाओं पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। अंग्रेजों ने भी वही नियंत्रण पाने की कोशिश किया, और जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होते समय देश की व्यवस्था ने, देश के शासन व्यवस्था ने भी उस पर अपना नियंत्रण जारी रखा। और आप 1947 से लेकर 1957-58 तक भारत के अर्थव्यवस्था का 1960 तक आकलन और मूल्यांकन करेंगे, तो आपको स्पष्ट, चीन युद्ध के पहले 15 वर्ष का लगभग मूल्यांकन करेंगे, तो आप स्पष्ट पाएंगे कि वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार ने अपना प्रभाव, अपना दबाव, अपने नियम कानून लागू करके लोगों को उन वस्तुओं और सेवाओं से, जो स्वयं उत्पादक हैं, जो स्वयं उसको उत्पन्न करने वाले हैं, उनको दूरी बढ़ा दी। और उस कालखंड के लोगों का, उस कालखंड के लेखों का, उस कालखंड के आर्थिक इतिहास का आप अध्ययन करिए, तो कहा गया कि उसी कालखंड में भारत में लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज आरंभ हुआ। और लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का एक व्यवस्थित कुचक्र आरंभ किया। और उस कुचक्र को आरंभ करने के कारण, जब आप रिस्ट्रिक्शन, यानी हमने गेहूं का उत्पादन किया, अब सरकार ने मूल्य तय किया, अब दूध का मूल्य सरकार ने तय, चावल का मूल्य तय कर दिया, आटे का तय कर दिया, गेहूं का, चावल का, दाल का, सब्जी का। जब मूल्य आप तय करेंगे, तो व्यक्ति परस्परावलंबन और परस्पर निर्भरता के भाव से आगे निकलकर मूल्यांकन करना शुरू करता है कि हम 2 भाई हैं, अगल बगल रहते हैं, भाई के यहाँ दूध होता है, हमारे यहाँ चावल होता है, तो हम सोचते हैं कि हम चावल देंगे तो हमारे चावल का इतना मूल्य होगा, वो दूध देगा तो उसका इतना मूल्य होगा। अब उस मूल्य के आधार पर हम दोनों की निर्भरता टूटती है। हम मूल्यांकन करने लगते हैं कि नहीं, मेरा दूध तो इतना हुआ, आप इतना चावल दिए, तो बचा हुआ पैसा भी हमको दीजिए। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र में परिवर्तित करने का एक नायाब और संवैधानिक तरीका भारत में आरंभ कर दिया। और यह नायाब और संवैधानिक तरीका जब भारत में आरंभ हुआ, तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में चलने लगी। और उसकी खराबी का एक आधार मैं बताता हूं, और उस आधार के पीछे मैं तथ्य और आंकड़े के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। वह विषय यह है कि जब हम चर्चा करते हैं भारत में जब हम चर्चा करते हैं सकल विदेशी
मुद्रा भंडार का, भारत में जब हम चर्चा करते हैं सकल घरेलू उत्पाद का, भारत में जब हम चर्चा करते हैं ग्रास नेशनल प्रोडक्शन या ग्रास नेशनल इनकम का, तो ये बातें कितनी कचोटती हैं, कितनी समस्या पैदा करती हैं। सकल घरेलू उत्पाद, एक शब्द आप लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद, इसका अर्थ क्या है भारत के अर्थशास्त्र की दृष्टि से? इसका अर्थ भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से नहीं, भारत के अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसका अर्थ आप समझिए, यह एक निश्चित समय अवधि में एक देश के भीतर, यह एक निश्चित समय अवधि में एक देश के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर होता है। अर्थात सकल घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद का आशय हुआ कि हमारा उपभोग जितना मैंने किया है वर्ष भर में, एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में जितना उपभोग किया है, जितना हमने इस वर्ष निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जितना हमारा सरकारी और गैर सरकारी उस पर अन्य व्यय हुआ है, और जितना हमने आयात और निर्यात एक वर्ष में किया है, उन सब को जोड़ लेते हैं, वह हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी हमने इतना इन्वेस्ट किया, हमने इतना उत्पाद उपभोग किया, हमने इतना सरकारी गैर सरकारी व्यय किया, हमने इतना आयात और निर्यात किया। इस सबको जोड़ लीजिए। किसका सबको जोड़ लीजिए? वस्तुओं को और सेवाओं को, वस्तुओं को और सेवाओं को। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं को जोड़, सेवा का मतलब यह, सेवा का मतलब हमारे घर में जो एक नौकर कार्य करने, ड्राइविंग करने आता है, या भोजन पकाने आता है, या कोई काम करने आता है, वह सेवा जो देता, उसका भी हम मूल्य निर्धारित करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट का मूल्य निर्धारित करते हैं, उसके आयात निर्यात का मूल्य निर्धारित करते हैं, और यह मूल्य का जो हम निर्धारण करने लगते हैं, यह हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू आय दोनों एक ही चीज है। अर्थशास्त्र की भाषा में सकल राष्ट्रीय आय यानी हमने चाहे किसी भी तरीके, इन्वेस्टमेंट में जितना लगा, सरकारी गैर सरकारी खर्चों में जितना लगा, और हमने जितना उपभोग किया, इन सब से मतलब नहीं है। हमने, हमारे पास जितना उत्पादन अतिरेक था, उस उत्पादन अतिरेक को हमने निर्यात किया, और उस निर्यात से जो हमको आय हुई एक वित्तीय वर्ष में या एक निश्चित अवधि में, उस अवधि में जो हमको आय प्राप्त हुई, उस आय के आधार पर हमारा सकल घरेलू, सकल राष्ट्रीय आय या उत्पाद का निर्धारण होता है। अब यह जो सकल आय, सकल राष्ट्रीय आय हमारी होती है, यह सकल आय का निर्धारण, अब देखिए कैसे हमारा चैनल, हमारा सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में बदल रही है। अब इस पर, हमारा सकल राष्ट्रीय आय पर हमने मान लीजिए 2018-19 वित्तीय वर्ष में जितनी सामग्री निर्यात किया, उतनी ही सामग्री हमने 19-20 में भी निर्यात किया, लेकिन उस 18-19 की तुलना में 19-20 में हमारे रुपए का मूल्य विश्व बाजार यानी अमेरिकी डॉलर की तुलना में घट गया। तो हमारा उत्पादन उतना ही है, हमारा निर्यात भी उतना ही है, लेकिन हमारी सकल राष्ट्रीय आय घट जाती है। और यह जो सकल राष्ट्रीय आय हमारी घट जाती है, इस सकल राष्ट्रीय आय के घट जाने के कारण हम कहने लगते हैं
कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हालत में जा रही है। अर्थव्यवस्था पर हमारे वैश्विक प्रभाव भी पड़ने लगता है। और ठीक जैसा पहले मैंने चर्चा किया, हम सेक्टोरल इंटरप्रिटेशन अर्थशास्त्र में करते हैं, और वह सेक्टोरल इंटरप्रिटेशन सेक्टर वाइज हमारा जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय और सेक्टर वाइज आय, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस हालत में हम उसका मूल्यांकन करते हैं, मोटर व्हीकल सेक्टर उसके अनुसार मूल्यांकन करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अनुसार मूल्यांकन करते हैं, कुटीर और लघु पैमाने का जो सेक्टर है उसके अनुसार उसका मूल्यांकन करते हैं, और फिर इसका हम एवरेज निकालते हैं। एक और अर्थशास्त्र के चक्करलस में हम फंसते घुमड़ते उमड़ते चले जाते हैं। फिर एक तीसरे प्रकार का सेक्टोरल एनालिसिस हम अर्थशास्त्र में करते हैं। वो सेक्टोरल एनालिसिस क्या है हमारा? सेक्टोरल एनालिसिस पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय का अर्थ क्या है? इस औसत में जाकर हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं क्या? हम अर्थशास्त्र समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था नहीं समझ सकते, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में और प्रति व्यक्ति व्यय, इन दोनों में बहुत अधिक अंतर हमेशा पाया जाता है। हमेशा ये खाई पाई जाती है, और हम उसका औसत निकाल के प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति व्यय की एक सघन पड़ताल करते हैं और उसके अनुसार अपना बजट पेश करते हैं। हम अर्थव्यवस्था के अनुसार बजट नहीं पेश करते, अर्थशास्त्र के अनुसार बजट पेश करते हैं, और फिर मूल्यांकन करने लगते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति बचत कितनी है, हमारी जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वह कैसा है, हमारे पास आय के सृजन के नए अवसर नहीं आए, आय सृजन के नए अवसर, यानी हम वस्तुओं और सेवाओं का कृत्रिम उत्पादन करने लगते हैं। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले आपके पास मोटर व्हीकल के 2-3 कंपनियां थी, उन्हीं कंपनियों की आप गाड़ियां लेते थे। आज आपके पास 20-30 प्रकार की कंपनी है हिंदुस्तान में, या बाहर की कंपनियां जो हिंदुस्तान में मार्केटिंग करती हैं। अब आपकी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पर शिफ्ट होने लगती है, क्योंकि आप वस्तुओं और सेवाओं की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जिस प्रकार इंस्पेक्टर राज, जिस प्रकार लाइसेंस राज देश की आजाद होने के बाद पहली सरकार ने भारत में लागू करके अर्थव्यवस्था को तोड़ने और अर्थशास्त्र में उसको बदलने का यत्न शुरू किया, ठीक उसी तर्ज पर वर्तमान समय में 2 बातों की लोग चर्चा कर रहे हैं। उस बात की मैं चर्चा आपसे डिटेल में करूंगा। एक तो नोटबंदी को लेकर और दूसरे जीएसटी को लेकर। प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा है, जो अर्थशास्त्र के बड़े धुरंधर जानकार हैं, मनमोहन सिंह बड़े भारी अर्थशास्त्री माने जाते हैं, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इस तरह का चक्र आरंभ किया भारत में, उनको उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जो चक्र आरंभ किया, उसको उनको बड़ा भारी अर्थशास्त्री मान, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था नहीं समझते, वो अर्थशास्त्र जानते हैं। इसलिए अर्थशास्त्री होना और अर्थव्यवस्था को समझना, ये दोनों भिन्न प्रकार की बातें हैं। भारत में जब तक सेक्टोरल एनालिसिस आरंभ हुई और ये बात होने लगी कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये व्यापारी है, ये पूंजीपति है, या कृषि सेक्टर का काम करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये मोटर व्हीकल सेक्टर में काम करने वाला है, ये सर्विस सेक्टर में काम कर, ये सेक्टोरल एनालिसिस आरंभ हुई, तो पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो इंटरवल है, जो गैप है, वो और बढ़ता गया, और इस एनालिसिस ने और बढ़ाना शुरू कर दिया।
नोटबंदी और जीएसटी इस खाई और इस गैप को पाटने की एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा आधार है इस गैप को पाटने का। और इस गैप को जब तक फाइनेंशियल गैप आप नहीं पाटेंगे और फाइनेंशियल सेक्टोरल इंटरप्रिटेशन बंद नहीं होगा, गैप पटेगा तभी वो इंटरप्रिटेशन बंद होगा। और गैप पाटने के लिए हमको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप भारत में रुपए पर्याप्त मात्रा में है अभी भी, लेकिन वो मार्केट में नहीं है। मार्केट में न होने के कारण अनेक प्रकार की समस्या आ रही है, और वह समस्या मार्केट में, चाहे आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में देख लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, नोटबंदी और जीएसटी के कारण इन पर लगाम लगी है। और लगाम लगने के कारण जो सामान्य तबका यानी मध्य निम्न वर्ग और निम्न वर्ग है, वह तबका उतना परेशान नहीं है। परेशान पूंजीपति अधिक है इस समय। कहानियां बनाना और वास्तविकता को समझना जानना बड़ी अलग अलग चीजें हैं। और इसलिए जब भारत सरकार नई योजनाओं की आप चर्चा करिए, मूल्यांकन करिए, स्वयं सहायता समूह, यह आत्मनिर्भरता, परस्परावलंबन और स्वावलंबन की दिशा में ले जाने की सबसे बड़ी कड़ी है। कोऑपरेटिव, सहकारिता का भाव, गांव में सहकारिता का भाव उस दिशा में, यानी अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को पुनः अर्थव्यवस्था में शिफ्ट करने का यह रास्ता, यह मार्ग है। और इसके लिए हमको, आपको, सभी को त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और एक चीज आप सबसे बेहतर समझिए, 1950 के बाद दुनिया में 3 मंदी के बड़े दौर आए हैं, और तीनों दौर में 1976, 1966-67 के आसपास 72 तक 4-5 साल का मंदी का बहुत बड़ा दौर आया। 1980 के आसपास बहुत बड़ा दौर आया, जब इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में 40-40 हजार रुपए क्विंटल, जो 2000-3000 रुपए क्विंटल चावल बिकते थे, वो 40-40, 50-50 हजार क्विंटल चावल मिलने लगे। बहुत सारे लोग जो अच्छा भोजन करते थे, वो 24 घंटे में एक बार भोजन करना आरंभ कर दिए थे। ऐसी मंदी के दोनों दौर आए, भारत उस मंदी से आसानी से निपट लिया। आज जो अर्थव्यवस्था नहीं, केवल अर्थशास्त्र समझते हैं, वे समझते हैं कि भारत जीएसटी 2 बार मंदी के दौर से भारत सकुशल निपट लिया, और जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी वे उन दोनों मंदियों में ठीक से निपट गए। लेकिन भारत निपट लिया, वह नोटबंदी और जीएसटी के कारण निपट नहीं पाएगा। उनके अर्थशास्त्र की समझ में केवल इतना ही आएगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था वह उस समझ से बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जाती है। और दूर तक, आगे तक इस अर्थ में जाती है कि आज भी जिन कोरोना रोगियों या कोविड-19 से पीड़ित पॉजिटिव लोग दिल्ली, बंबई और बड़े शहरों से गांव में आ रहे हैं, आप दुनिया के देशों में जाइए, जो माइग्रेशन वर्कर्स का या सर्विस सेक्टर के लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुनिया में भी हो रहा है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, चैनल बेहतर है, इसलिए वो हम जान नहीं पाते हैं। भारत में जनसंख्या अधिक है, इसलिए हम जान पाते हैं। वहां वह स्वीकार्यता नहीं है, हमारे यहां उन लोगों की स्वीकार्यता, उसी आपस में साहचर्य, समन्वय और सहकारिता के भाव के कारण भारत में आज भी लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस नाते यह तीसरा जो वैश्विक आर्थिक मंदी है, भारत बहुत कुशलता पूर्वक इससे निपट लेगा। इसलिए निपट लेगा कि चाहे भारत की 2018-19 में 5.8% वार्षिक वृद्धि दर थी विकास की, वह भले 5% और उससे नीचे आ गई। कृषि का विकास दर भले 4% था, वह अब 2.25% आ गया। लेकिन
कभी भी वह नकारात्मक आंकड़े में नहीं जाएगा। यह अर्थशास्त्र को के लोगों को समझना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था भारत की ठीक से समझते हैं वो आज भी वास्तविकता को समझ रहे हैं। सरकार के स्तर पर जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं भारत में, उसी सेक्टोरल गैप को, जो सोशल इकोनॉमिक सेक्टोरल गैप है, सामाजिक आर्थिक खाई है, उस खाई को पाटने के लिए भारत सरकार की 1914 से लेकर स्वयं सहायता समूह, कन्या विद्याधन योजना, जनधन योजना, स्वच्छता अभियान और जो चूल्हा के लिए गैस दिया गया ईंधन के लिए, इन सारी योजनाओं ने उन सोशल इकोनॉमिक गैप को पाटने के लिए, व्यक्ति को उसी दिशा में पुनः ले जाने के लिए यह प्रयत्न है। और इस प्रयत्न के कारण भारत अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ समझने, जानने और निपटने में प्रत्येक दशा में सफल होगा। मैं यह किसी सरकार के पक्षपात के कारण, किसी सरकार के पूर्वाग्रह के कारण नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपनी इस समझ के आधार पर कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ के आधार पर व्यवस्था और व्यवस्था के अनुसार अर्थ होता है, न कि अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र एक विषय है और उसका व्यावहारिक अर्थ भारत के संदर्भ में कुछ नहीं है। चाहे कीन्स के, एडम स्मिथ से लेकर किसी के भी अर्थशास्त्र के सिद्धांत आप पढ़ने लगिए, उस अर्थशास्त्र के सिद्धांत को आप भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं लागू कर सकते। जैसा कि हमने आपको बताया, सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति व्यय, इन सब बातों का विश्लेषण अर्थशास्त्र कर सकता है। वास्तविक अर्थों में इसका कोई औचित्य, मूल्य और महत्व नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए या 50,000 रुपए आय के लोग भी हिंदुस्तान में हैं और 500 करोड़ आय के लोग भी हैं। यह अर्थशास्त्र इसका विश्लेषण करेगा कि हमारी औसत आय कितनी है प्रति व्यक्ति, और वह जब आय तय करेगा अर्थशास्त्र, तो वह आय भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत नहीं करेगा। इस बात को भारत को ठीक से समझना चाहिए, भारत के लोगों को समझना चाहिए और अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करें और उसको समझने के लिए उनको भारत की ग्रामीण अर्थनीति और नगरीय अर्थनीति को सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज से 5,500 वर्ष पहले से लेकर आज से 2400 वर्ष पहले महाजनपद काल के ग्रामीण अर्थतंत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीय अर्थव्यवस्था के अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था को समझने की भी उनको आवश्यकता है। केवल 200-300 साल पहले की अर्थव्यवस्था को नहीं, उनको भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास को जानने की जरूरत है। जब 17वीं शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, उनको भारत के इतिहास को जानने की जरूरत है। जब 18वीं शताब्दी में भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज के आलोक में जब व्यापार और वाणिज्य को लेकर, आयात और निर्यात को लेकर, प्रॉफिट और लॉस को लेकर दुनिया में अमेरिका और चीन संघर्ष कर रहे हैं, उस आलोक में भारत की अर्थव्यवस्था को समझने की जो भी अदूरदर्शिता करेगा वो भारत की अर्थव्यवस्था पर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, क्योंकि अब सही अर्थों में भारत अर्थशास्त्र के बजाय भारत की अर्थव्यवस्था के आधार पर चलने की कोशिश कर रहा है। और यह सहयोग, साहचर्य, सहकारिता, स्वदेशी, परस्पर निर्भरता,
परस्परावलंबन पर आधारित यह व्यवस्था भारत में थी, है, आगे भी रहेगी। इसलिए मैं यह बात पूरे दावे के साथ ठोस आधार पर, गहन विचार विमर्श और अध्ययन के आधार पर यह बात मैं आपसे कह रहा हूं, और आने वाला समय इस बात का साक्षी होगा कि कोरोना जैसी विकट महामारी होने के बाद भी, कोरोना जैसी महामारी के नाते भारत के जो लिक्विड फिस्कल मूवमेंट है उसके डिस्टर्ब होने के बाद भी भारत 1 साल 6 महीने 2 साल बाद आप देखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं से भी नीचे नहीं आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में आएगी। आज भारत, अभी पीछे बताया जा रहा था, सब लोग जानते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान लगभग 6% है। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले 2040 में भारत का योगदान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 15% हो। भारत का योगदान 15% से भी बहुत आगे होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि भारत अर्थशास्त्र से शिफ्ट होकर पुरानी अपनी अर्थव्यवस्था पर लौटना चाहता है, और इस अर्थ में हमारे इस वीडियो को आप आद्योपांत बहुत ध्यान से, शब्दों के प्रयोग को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में जो सवाल, जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उन सवालों और उन प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से प्राप्त होगा। मेरा निवेदन, विनती और प्रार्थना है कि आप उस दिशा में चलने के लिए प्रयत्न हो। कल इसी रेफरेंस में, चूंकि प्रसंगवश बात करनी है, इसलिए मैं आधुनिकता और शिक्षा और स्वास्थ्य की आधुनिकता को लेकर कल मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। परसों मैं आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पर चर्चा करूंगा। इसलिए कल शाम को 6 बजे हमारे इसी फेसबुक लाइव पेज पर आप उपलब्ध होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आपको भी सुनकर मुझे विश्वास है कि अच्छा लगेगा। आप इस पेज को लाइक करके अस्थायी रूप से जुड़ें, इतना निवेदन करते हुए मैं आज की अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।